अस्सलामुअलैकुम व आदाब। जनाब टाइम्स के लिए मैं नईम मुलकवानी एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये मेरे पीछे के जो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, आज क्या हालत है आप बखूबी देख सकते हैं किस कदर यहाँ काम चल रहा है। कुछ दिन कबल यहाँ पे वही बस अड्डा हुआ करता था, आज भी है, लेकिन जो गहमा गहमी लोगों की या गाड़ियों की जो रश आपको यहाँ पर दिखता था, आज कहीं ना कहीं वो रश नहीं देखने को मिल रहा है। बहरहाल आप बखूबी जानते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मल्टी कार पार्किंग स्टोरी जो है वो बनने जा रही है और इसका काम भी शुरू हो चुका है कुछ दिन कबल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ये बात मालूम है, हमें भी मालूम है कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनका एक टेंडर हुआ करता था। वो टेंडर वैसे ही बरकरार है, लेकिन इस जमाने की अगर हम बात करेंगे, एक तरफ हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, दूसरी तरफ बात करते हैं हम एक आम भाषा में आपसे अगर बात करना चाहूँ कि पैदल चलना और गाड़ी में चलना ये दो अलग बातें हैं। कुछ दिन कबल की बात है कि इसका जो टेंडर है वो ऑनलाइन हुआ करता था, लेकिन आज अचानक से न जाने ऑफलाइन क्यों हुआ है। जो हमारे पास इतलात मौसूल हुई है कि भद्रवा में जो ई टेंडरिंग हुई है वो ऑनलाइन हुई और डोडा में ऑफलाइन हुई। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है म्युनिसिपल काउंसलर डोडा रमेश जी। इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजूहात हैं, जो ई टेंडरिंग है ये ऑफलाइन क्यों हुई है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज के इस दौर में ये जो ई टेंडरिंग के मामलात हैं ये क्यों कई जगहों पर, जैसे भद्रवा की मैंने आपसे पहले ही बात की कि वहाँ ऑनलाइन हुआ, यहाँ ऑफलाइन, क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो 2023 में मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं पिछले नवंबर से इस एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो हम सबका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पूरे डोडा रीजन का, कि हमारा एक मल्टी पार्किंग जहाँ पे हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू लोगों को एकोमोडेट करें और कहीं ना कहीं म्युनिसिपल काउंसिल डोडा एक तो काम गिनवाने का काबिल बन जाए, जिसके लिए हमने बहुत अनथक मेहनत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, टेरिटोरियल लोकल बॉडीज और आरएनबी के चीफ साहब से बात इतने दिनों में चल रही थी और कहीं ना कहीं डीसी साहब ने एक बहुत बड़े भाई का रोल निभाया, डीएम का तो निभाया, तो उन्होंने इस काम को शुरुआत में कर लिया हुआ है। रमजान के महीने में बहुत खुशखबरी की बात है, यहाँ पे नवरात्रे थे तब हमने काम शुरू किया और हम सबकी ख्वाहिश भी है कि जो टाइम बाउंड है उसमें ये मल्टी पार्किंग हम सबके बीच में रहे और हमारा जो यूथ कहीं ना कहीं दाएं बाएं था और वो यहाँ पे हम लोग उसको एकोमोडेट करें। जहाँ तक रेडी फड़ी की बात की है, अभी भी आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि कहीं ना कहीं वो भी बस स्टैंड के इर्द गिर्द भी अभी है, चूंकि काम लगा हुआ है, लेकिन उनको भी हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब यहाँ पे कैमरामैन साहब वो दिखाएंगे कि हमने किसी को भी यहाँ से दरभम नहीं किया है, चाहे वो बसेस की है, ट्रैफिक का है, उसको हमने एक प्रॉपर मैनेजमेंट दी है, अच्छे से काम चल रहा है। थोड़ी सी पेस कम है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी इल्तजा रहेगी कि ये पेस हो। जैसे और दूसरी बात की आपने कि भद्रवा में ऑनलाइन बस अड्डे, लॉरी अड्डे का जिसको हम बोलते हैं, उसकी टेंडरिंग हुई। कहीं ना कहीं डोडा के अंदर कुछ नालायक लोग यहाँ पे बैठे हैं चेयर्स के अंदर। तो जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और देखने वालों की जानकारी के लिए बता दूं, ऑफिशियली 8-10 महीने से काउंसिल की बैठक ही नहीं हुई है, तो हमने वो कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जिसमें हमने ऑफलाइन, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरी ओर से, मेरी नॉलेज के बगैर ये काम हुआ है। मेरे को उसमें कोई संज्ञान, मतलब मेरे से कोई पूछा नहीं गया एज ए पार्ट ऑफ द काउंसिल। मेरे को ये नहीं पता कि इन्होंने ऑफलाइन के लिए किया। अदरवाइज क्या होता है कि हम जो भी इसकी जो टेंडरिंग होती है, ऑनलाइन टेंडरिंग होती है, उसमें अगर आप सपोज करें भद्रवा में रहते हैं, उधमपुर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर की यूटी का कोई भी बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है अपने लॉरी अड्डे के लिए, और जो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उसको टेंडर मिलेगा। कहीं ना कहीं हमने 2-3 सालों में देखा कि कहीं ना कहीं हम लोग एनसीएनसी खेल रहे हैं, एनसीएनसी की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वार्ड है वहां पे एनसी है। और आप 2018 से लेकर 2023 का कोई भी नॉमेनक्लेचर टेंडर को उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं हमारी रेपिटेशन हुई है वार्ड्स की कि हम उसी को पैसा दे रहे हैं, स्टेज टेंडर लगा रहे हैं, ग्रिडिंग लगा रहे हैं, वो जो ला रहे हैं उसकी कोई काउंसिल में अता पता नहीं। सर, जैसा अभी आपने कहा कि आपकी परमिशन के बिना या आपको बिना पूछे ही ये टेंडरिंग हुई है जो कि ऑफलाइन हुई है, आखिरकार ये कहीं ना कहीं क्या लगा आपको, किसकी कमजोरी की वजह से आपको बिना पूछे ये मामला सामने? देखिए, सबसे बड़ी इस समय जो चेयर है प्रेसिडेंट साहब की क़यादत में अगर ये काम हुआ है तो गवर्नमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, उनको जो भी पेनल्टी होगी इंपोज करनी पड़ेगी। और सेकंड नंबर पे मैं पहली बार 50 बार बोल चुका हूं कि जो ये चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वो सीनियर केस सबसे की पोस्ट है। यहाँ पे लोगों ने डायरेक्टर ऑफिस से पैसा दे दे के यहाँ पे अपनी नौकरियां रखी है। यहाँ पे 4 साल से सीनियर असिस्टेंट काम एक रिटायर्ड बंदा कर रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने हमें 4 साल से सीनियर असिस्टेंट नहीं दे पाई है। तो हमारी गवर्नमेंट को
अप्रोच किसने करना है? चेयरमैन ने कहा करना है कि भाई मेरे पास ईओ नहीं है, मेरे पास सीनियर असिस्टेंट नहीं है, मेरे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। जब आप बैठक ही नहीं करोगे तो ये चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी? मैंने तो यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहूंगा कि पीछे 4 महीने पहले कुछ अनवांटेड लोग इन्होंने अपनी मेरे से उठाए, जिन्होंने बहुत सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा करके उनको लगा दिया। जब मैंने डीएम साहब को शिकायत की, उन्होंने 2 महीने के लिए उनको निकाल दिया। आज फिर वो काम कर रहे हैं। कौन सी काउंसिल काम कर रही है यहाँ पे? यहाँ तो मुझे फिश मार्केट लगती है, जिसके असर में हमारे चेयरमैन साहब हैं। अगर डीएम साहब ने उनको 2 महीने के लिए निकाल दिया, 2 महीने के बाद फिर वापस लाया, तो इसका क्या मतलब है? डीएम साहब ने ही वापस उनको लाया या किसी और ने? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो काउंसिल का चेयरमैन होता है, अगर काउंसिल की जब बैठक ही नहीं हुई है, हमने उसको अपोज किया, काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन डाला कि भाई इनको निकाल दो, तो वो कौन सा बंदा है जो उनको वापस लाके उनकी सैलरी दे रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें कोई भी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे ईओ हो, चाहे डायरेक्टरेट ऑफिस के बंदे इसमें इन्वॉल्व हो, तो कहीं ना कहीं उन पर गाज गिरने की जरूरत है। उन पर रिकवरी होनी चाहिए कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं। उसके लिए जेल हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, उस पर जाने की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर को पर्सनली संज्ञान लेना चाहिए। हमने तो पिछले दिनों ये भी देखा कि गवर्नर साहब ने माई टाउन माई प्राइड के अंदर पैसा अनाउंस किया, लेकिन उसका डिस्पर्समेंट ही नहीं हुआ। हमें जो प्रोजेक्ट दे दिए, तो गवर्नर साहब के जो ये मशीर है या उनका जो ये ब्यूरोक्रेसी है, जब आप पैसा नहीं दोगे, हम डेवलपमेंट क्या करेंगे? कहीं ना कहीं मुझे 4 सालों में एक चीज का एहसास हुआ है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ये हवा बना के रखा कि हमने पीआरआई को ये दिया वो दिया, दरअसल खाक कुछ भी नहीं दिया है। मेरा एक बार फिर से निवेदन है गवर्नर साहब से कि कहीं ना कहीं आप पर्सनली इन चीजों को मॉनिटर करें कि जो आप अनाउंसमेंट करते हैं कि वाकई वो ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऐसा ना हो कि हम लोग बीजेपी वाले एरियाज को डेवलप करें, एनसी वाले एरिया को डेवलप करें, क्योंकि जो कौंसिल डोडा है वो मैक्सिमम एनसी की है और हम लोग एनसी खेल रहे हैं। सर, इसका कहीं ना कहीं जो आपकी बातों से बात सामने आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बीजेपी वर्सेस एनसी बात हो रही है कि जहां पे एनसी है उसको डेवलपमेंट ज्यादा की जाए, डेवलप किया जाए, या जहां बीजेपी उसको ज्यादा डेवलप किया जाए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरी बातों पे न जाएं। आप कागजी कार्रवाई में देखें, जो भी नॉमेनक्लेचर टेंडर हुआ है उस पर एक्सपेंडिचर मोस्ट ऑफ द किन वार्डों में गया और किसने किया, उनकी अप्रूवल किसने दी और वो काम कैसे शुरू हुए। सपोज करिए एज अ काउंसलर मैं किसी काम से मुतफिक नहीं हूं, जब तक कि मेरी एनओसी नहीं जाती है, उस ठेकेदार को पैसा किसने दिया? क्या उसमें ईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं चेयरमैन सारा काम खुद से करता है। व्हाट इट मीन्स, हम लोग इलेक्टेड हैं, लोगों ने हमने जिता के यहाँ पे भेजा है। आप अगर हम फिश मार्केट वाला काम करना है तो आप फिश मार्केट में बैठिए ना, आप कौन से में क्यों बैठे हैं? और मैं एक फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी हमारी एजेंसीज हैं वो संज्ञान लें, और अगर वाकई वो चाहते हैं कि पीआरआईज काम करें तो कहीं ना कहीं उनके हाथ भी मजबूत करने की बात है। आपने हमारे साथ टाइम बिताया, लोगों की जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पर हमने बात की, हमने ई टेंडरिंग पे बात की कि आज के डिजिटलाइजेशन में हम लोग ये चीजें अलाउ ही नहीं है। जम्मू कश्मीर यूटी का कोई भी टेंडर कर सकता है, लॉरी टेंडर में भाग ले सकता है, अपनी एलिजिबिलिटी को अगर वो फुलफिल करता है तो वो कहीं से भी आ सकता है। इसमें कहीं ना कहीं रिश्तेदारी और जेब भरने की बात है, जो हम सबको डिनाई करना चाहिए। उस पर एक्शन होने की जरूरत है। कोई भी कल्प्रिट हो उसको जेल में एक आखिरी सवाल कि जैसा कि अभी आपने कहा कि ई टेंडरिंग जो है ऑफलाइन हुई है, आपकी इजाजत के बिना हुई, ना आपकी एनओसी है ना आपके साइन है। मान लीजिए ई टेंडरिंग हो चुकी है या होती रहेगी आगे भी, इस विषय पे आकर आपका क्या कहना है? इसका तो ये साफ मतलब है आपको तो उन्हें बिना पूछे ही ये काम कर लिया है, तो आपको जो इलेक्ट किया गया है, आखिर क्या मुद्दा रहा आपका यहाँ रहने का? फिर देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसी इनको मॉनिटर करती है उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आज भी हम वही खेल खेलें तो एक शर्म की बात है। हम इतनी चेयरमैन की, ईओ की पोस्ट को डेजिग्नेट करते हैं, जो कहीं ना कहीं हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आज भी इलेक्टेड होने के बावजूद भी लोगों को अननेसेसरी उनकी बिल्डिंग परमिशंस को जो इलीगल है उसको लीगलाइज करा रहे हैं, तो नुकसान हम अपने बच्चों का करवा रहे हैं, आने वाली जनरेशन का करवा रहे हैं। क्योंकि आपकी हर एक्टिविटी, आपकी अच्छाई को भी मॉनिटर किया जाता है, आपके बुरे कामों को भी मॉनिटर किया जाता है। आने वाले समय में आपके लिए सब चीजें घातक हो सकती हैं। इसीलिए एक बार फिर से गवर्नर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप अनाउंसमेंट करते हैं उसकी डिस्पर्समेंट अच्छे से हो और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा, ये थे म्युनिसिपल काउंसलर रमेश जी, हमारे उन्होंने तफसीली बात की है ई टेंडरिंग के बारे में कि एक तरफ से इंतजामिया, चाहे वो सरकार मरकजी इंतजामिया हो या जिला इंतजामिया हो, एक तरफ से ऑनलाइन सारा करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी हो रहा है। आखिरकार ये घोटाला कहाँ हो रहा है, ये देखने की बात है, ये समझने की बात है, जो कि अभी उन्होंने भी ये बात की है। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान नईम मुल्क वानी को इजाजत। खुदा हाफिज।